छोटी सी बैकग्राउंड देता हूँ 30 सेकंड की, 30 सेकंड की बैकग्राउंड, और वो ये है। हाँ ओके, हो गया रिकॉर्डिंग आई होप। या हाँ शिव, अभी आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई तू मेरी बेइज्जती क्यों करा रहा? मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तेरे को, नोट चाहिए और एक्सप्लेन करने के तरीके में चेंज करूँ, क्या करूँ? हाँ यस सर। दे। हाँ शिव, चल मैं सभी लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करता, तेरे से मैं अलग से बात करूंगा। ओके देखो दोस्तों, 1498 में उससे भी पहले स्पेन का जो राजा था उसने क्या बोला, यहाँ स्पेन है, यहाँ यूके है, ये यूके है, इधर फ्रांस है, फ्रांस के नीचे स्पेन है, इधर इटली है, स्पेन है, स्पेन के साथ में कंट्री है जिसको बोलते हैं हम पोर्चुगल। पोर्चुगल जो है क्योंकि सी के अंदर कंट्री है, तो यहाँ के लोग बड़े शौकीन थे, बड़े एक्सपर्ट थे। यहाँ के लोग किस चीज में एक्सपर्ट थे? पोर्चुगल के लोग, पोर्चुगीज के लोग किस चीज में एक्सपर्ट थे भाई? वो लोग एक्सपर्ट थे समुद्र में अपनी शिप ले जाकर दूर दूर तक जाने के लिए। तो यहाँ एक बंदा था, उसका नाम बड़ा फेमस था, वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, स्पेन के किंग ने, स्पेन के किंग ने उसको पैसे दिए, बोला सुन तू अपना एक्सपीडिशन लेके जा, तेरे प्रोजेक्ट में मैं पैसे लगाऊंगा, उसके बाद अपन ट्रेड करेंगे जहां से रहेगा, तो मेरे को चाहिए इंडिया का रास्ता चाहिए, क्योंकि इंडिया से सारे स्पाइसेस आते हैं। इंडिया से दो चीज बहुत फेमस थी इंडिया की, वो क्या क्या थी? इंडिया का टेक्सटाइल और इंडिया के स्पाइसेस। और भी चीजें थी, कुछ ज्वेलरी वगैरह भी होती थी, बट मेन चीज ये इंडिया के से लोग जाते कैसे थे? यहाँ से जाते थे पाकिस्तान, पाकिस्तान तो था ही नहीं तब, कैसे था इंडिया? अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये ऐसे होते हुए जाते थे, और उसके बाद मेडिटेरेनियन के पास जाके टर्की के पास जाते थे, टर्की से मेडिटेरेनियन क्रॉस करते थे और पूरे यूरोप में सामान लाते। लेकिन यहाँ इनको बहुत टैक्स देना पड़ता, जहां से निकलते थे वही टैक्स काटता था बंदा, सामान गिर भी जाता था, पहाड़ी एरिया भी था बीच बीच में। तो उसने बोला तू रास्ता खोज खोज भाई, फटाफट इंडिया का रास्ता चाहिए अपने को। तो ये बंदा 1498 में कैलिकट में उतर गया और इसने रास्ता खोज लिया। 100 ईयर्स तक पोर्चुगीज की ऐसी मौज चली, ऐसी मौज चली, उन्हें बल्ले बल्ले कर रखी थी। क्यों? क्योंकि इनको रास्ता पता है, बाकी किसी को पता नहीं था रास्ता। और रास्ता कैसे था? यहाँ पे, यहाँ अफ्रीका है, अफ्रीका का सब ये जो पॉइंट है ना, सबसे नीचे पॉइंट, उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। इसके इधर का पूरा पार्ट जो है ईस्टर्न, ईस्ट कहलाता है, मतलब यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न वर्ल्ड। तो स्पेन से वो ऐसे आया था, ऐसे आया था, पूरा नीचे करते 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 रास्ता ढूंढ के फिर यहाँ से ऐसे इंडिया में पहुंच गया। 100 ईयर्स तक बजा लेते रहे। समथिंग समवेयर अराउंड 1580 की बात है, 1580 की। एक अंग्रेज था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ मार्गेटो मार्लो कुछ ऐसा कुछ नाम था। उसने एक पोर्चुगीज शिप को अटैक किया, पोर्चुगीज शिप को अटैक किया, और वहां पे उसको एक ले लिया उसने। वहां उसे मैप मिला एक, और काफी सारी डिटेल मिली। मैप में इंडिया का रास्ता था, और काफी डिटेल से उसे पता चला कि यार ये पुर्तगाल लोग तो बड़े मजे ले रहे हैं, स्पेन का राजा बहुत मजे ले रहा है, खूब पैसे कमा रहा है इंडिया से ट्रेड कर करके। तो ये वापस गया लंदन, और जाके इसने वहां के जितने ट्रेडर्स थे उनसे बात करी यूके में, और उनको बोला सुनो रास्ता मिल गया अपने को, अब अपन इंडिया से ट्रेड करेंगे सीधा और खूब पैसे कमाएंगे। तो इसने एक कंपनी बनाई इन लोगों ने मिलकर, इसका नाम था ब्रिटिश मर्केंटाइल एडवेंचर, ब्रिटिश मर्केंटाइल एडवेंचर कंपनी, ऐसा कुछ करके नाम बनाया। ठीक, बोला ट्रेड करेंगे। ट्रेड कैसे करें? यहाँ तो रानी बैठी हुई है, ब्रिटेन में उसमें रानी विक्टोरिया थी। तो क्वीन विक्टोरिया के पास ये लोग गए कि हमें परमिशन दे दो, हम इतना पैसा लगा के जाएं, विक्टोरिया, हम इतना पैसा लगा के जाएं, रास्ता खोजें, और उसके बाद जब रास्ता मिल गया, जब रास्ता मिल गया तो बाकी की ब्रिटिश कंपनी भी वहां पर ट्रेड करने लगेंगी। आप हमें गारंटी दो, हम आपको टैक्स देंगे रानी, हम आपको टैक्स देंगे। किसने बोला? ब्रिटिश मर्केंटाइल एडवेंचर मर्केंटाइल कंपनी ने बोला हम आपको टैक्स देंगे, लेकिन हमें परमिशन चाहिए पूरी, कोई भी बंदा दूसरा ट्रेड नहीं करेगा,
कोई कंपनी ट्रेड के लिए अलाउड नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन की रानी ने कहा ठीक है, टैक्स देते रहना हमें। तो ब्रिटेन की रानी ने 31 दिसंबर 1600 1580 1590 की बात है जब ये चला होगा, 1590 होगा, 10 साल लगे इनको काम करते करते। 1600 को उसने साइन कर दिया। इसको बोलते चार्टर। चार्टर का मतलब है परमिशन। चार्टर का मतलब परमिशन, कि भैया केप ऑफ गुड होप के परमिशन। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप कहाँ पे, यहाँ पे अफ्रीका का ये जो पार्ट है नीचे वाला, इसके ईस्ट में जितना एरिया है वो आपका रहेगा, वहां पे आप ट्रेडिंग करोगे। आपका नाम है ईस्ट इंडियन कंपनी। उसी का एक पार्ट, एक नई कंपनी बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, अब ये ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए। तुम्हें बताइए होगा 1509 में कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस की सीटी बजी, मजेदार मजेदार खाना है तैयार, ये ऐड भी तुमने सुना होगा। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया, उससे फरमान जारी करवाया, परमिशन लेके ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। अपनी रानी से ले ली, अब यहाँ पे आके और ट्रेड कर शुरू हो गया। अब काम था पैसा कमाना। जितने इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो सब बिजनेसमैन लोग थे। उनका काम था ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए हमें, इसके लिए चाहे इंडियंस को मारना पड़े, कूटना पड़े, पीटना पड़े, जो मर्जी करना पड़े करेंगे। उसके बाद तो ये ट्रेड टू टेरिटरी आ गया, धीरे धीरे इनके पास पावर आनी शुरू हो गई। सबको पता है 1757 में कुछ हुआ था। क्या हुआ था इस साल में अर्नब शर्मा? इस साल में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, क्या था अर्नब शर्मा? Sir, which year? 1757। Sir, I can't remember. या बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी थी सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में, और इस लड़ाई के बाद इंडिया में पहली बार ब्रिटिशर्स की हुकूमत चालू हो गई। इसके बाद 1652 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। बक्सर की लड़ाई के अंदर 3 लोग राजा ने इकट्ठे मिलकर अंग्रेजों का सामना किया। मुगल एम्परर 64। मुगल एम्परर शाह आलम। 62 में क्या हुआ था? फिर 62 में भी लड़ाई हुई है। सर 64 में ही तो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। लेकिन 62 में भी लड़ाई हुई है, देखता हूँ क्या है। ओके, 64 बैटल ऑफ बक्सर, शाह आलम दिल्ली, शुजाउद्दौला अवध का राजा, और यहाँ था सिराजुद्दौला की बात का जो शुजाउद्दौला, नहीं सिराजुद्दौला, हाँ शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला तो अवध का था। यहाँ पे था वो मीर कासिम, मीर कासिम, मीर जाफर, मीर कासिम, कोई था। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हार गए। शाह आलम को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। जो शाह आलम था उस वक्त वो बादशाह था। शाह आलम को बोला भाई सुन, अब तू हार गया, अब हम तेरा बैंड बजा देंगे, तू एक काम कर दे तो हम तुझे माफ कर देंगे। तो बोला क्या करना है बताओ। करता हूं अभी। उन्होंने बोला कि तू हमें दीवानी दे दे बंगाल की। दीवानी का मतलब क्या होता है? टैक्स कलेक्शन, कि पूरे बंगाल का हम टैक्स कलेक्ट करें। उस वक्त दोस्तों बंगाल सिर्फ खाली बंगाल नहीं था, बंगाल में पूरा असम था। और असम क्या था? सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को असम ही बोलते थे तब सिंगल स्टेट था नॉर्थ ईस्ट में, असम। पूरा असम था, पूरा बिहार था, पूरा उड़ीसा था, पूरा बंगाल था, इतना बड़ा एरिया था। शाह आलम को बोला ठीक है, मुझे क्या मिलेगा? तो बोला तुम यहाँ से जाओगे सीधे बनारस या कहीं ईस्ट में, कहीं कानपुर वानपुर के पास को भेज दिया उसको। बोला तेरे को 25 लाख रुपए की या 26 लाख रुपए जो भी था सालाना तेरे को पेंशन मिलेगी। इस चीज के लिए इसने इनको दीवानी दे दी। अब तक अंग्रेज लंदन से गोल्ड लेके आते थे, सिल्वर लेके आते थे, और उसके बदले में यहाँ सामान खरीदते थे और वहां जाके बेचते थे, ट्रेड करते थे अपना। जब उनको दीवानी मिलनी शुरू हुई तो इतना पैसा कमाने लग गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि उसी से इन्होंने अपनी आर्मी को चलाना, उसी से इन्होंने अपनी सैलरी देनी अपने लोगों को, उसी से इन्होंने अपने फोर्ट बनाने, उतना पैसा था। और उसी से इन्होंने क्या करना, ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका से पैसा आना, इंग्लैंड से सोना चांदी आना हो गया बंद। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब तो देखो अपना अभी अपने पास आ गया कंट्रोल। अब हम इंडिया के अंदर जो बढ़िया बढ़िया आइटम है उन पे हम कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेक्सटाइल को डिस्ट्रॉय किया। टेक्सटाइल क्यों थी इंडिया की फेमस? इंडिया के अंदर काली मिट्टी पाई जाती, ब्लैक सॉइल, विच इज देयर इन महाराष्ट्र एंड दैट ऑल दैट एरिया, डेक्कन प्लेटो एरिया। बढ़िया क्वालिटी की कॉटन। और अंग्रेजों मतलब ये दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही, यानी खिलजी के साथ पहले इंडिया के दस्तकार क्राफ्ट्समैन जो थे वो बहुत अच्छे थे, आर्टिजन बहुत अच्छे थे। उनको सबको उनको आता था कैसे अच्छे से कपड़े बनाना है। तो
इंडिया की जो टेक्सटाइल थी उतनी फेमस थी कि जो रॉयल लोग थे ना, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, यूरोप के, फ्रांस की रानी मैरी एंटोनेट, वो भी इसी यही कपड़ा पहनती थी। और इतना सॉफ्ट कपड़ा होता था, सिल्क की तरह सॉफ्ट था, उसका नाम था मसलिन। मसलिन, सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। देन एक कपड़ा आता था, उसका नाम था चिंज। चिंज के ऊपर फ्लावर पैटर्न होते थे, फ्लावर्स के पैटर्न होते थे। ऐसे कपड़ा आता था, उसको बोलते कैलिको। कैलिको साउथ में बनता था, क्योंकि यहाँ पे उतरा था अपना भाई, ये वास्को डिगामा जी उतरे थे इंडिया में। वास्को डिगामा कहाँ गया? वास्को डिगामा इंडिया में कहाँ लैंड किया था? 1798 में कालीकट में। तो ये जो कपड़ा लेके गया था वहां से, उस ब्रांड को कैलिको बोलते थे, कैलिको। वो बड़ा फेमस था लोगों में, तो कालीकट का से नाम आया कैलिको। फिर इंडिया में एक और डिजाइन चलता है, उसकी मैं फोटो भी दिखाऊंगा तुम्हें, वो अभी तो मैंने भी देखा, वो गुजरात वगैरह में चलता है। वो क्या करते हैं, कपड़ा ले लिया और कपड़े को छोटे से धागे से, जैसे ये कपड़ा है, इसको छोटे से धागे से ऐसे करके ना, इस पे धागे से लपेट के इसको ऐसे कर दिया, ऐसे बना दिया पूरे कपड़े को, ऐसे कर दिया। उसके बाद इसको डाई में डाल देते, भिगो देते, डाई में छोड़ देते। डाई में छोड़ने के बाद बाहर निकालते, और बाहर निकालने के बाद उसको सुखा लेते फैला के, और उसके बाद ये जो धागा बांधा था उसको खोल देते हैं यहाँ पे ऐसे। तो होता क्या है, ये वाला पार्ट तो व्हाइट रह जाता है जहां धागा बंधा होता है, जहां कलर नहीं पहुंचा, और बाकी धागा, उसको बांधनी बोलते हैं, क्योंकि बांध के कपड़े को हम बांध देते हैं, तो इसलिए बांधनी, स्कार्फ वगैरह चलते हैं, बांधनी। तो बांधनी भी बड़ा फेमस था। हमारे आर्टिजन्स इतने अच्छे थे कि इंडिया में जहांगीर के टाइम पे इंडिया वाज द 4th सुपर पावर इन द वर्ल्ड, एंड इकोनॉमिकली इंडिया वाज नंबर 1 व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। इतना पैसा था, इतनी इतनी ज्यादा इकोनॉमी थी, जो हमारी जीडीपी थी वो हाईएस्ट थी वर्ल्ड में। तो इन्होंने क्या काम किया, शुरू किया अंग्रेजों ने। अंग्रेज सबसे पहले तो हमारा टेक्सटाइल वहां बेचना शुरू किया, फिर वहां पे कंपनियां बननी शुरू होगी, वहां फैक्ट्री बननी शुरू होगी। अंग्रेजों को लगा यार ये कपड़ा हम यहीं बना लेते हैं, इंडिया से इंपोर्ट बंद ही करा देंगे, इंडिया से आएगा ही नहीं कपड़ा, हम ही बना के बेचेंगे। तो उन्होंने छिंड छिंड वहां पे बनाने शुरू कर दिया, और इसके बदले में हिंदुस्तानियों कैसे रोको, हिंदुस्तानियों को बोल दिया कि तुम कॉटन उगाओगे और हमें बेचोगे, हम यहाँ से कॉटन खरीदेंगे और लंदन में जाकर कपड़े बनाएंगे। वहां भी मैनचेस्टर में होता था सब काम, मैनचेस्टर में बेचेंगे। वो जो एक फेमस नहीं रहा है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो एक फुटबॉल टीम है, तो वो वहीं उसी शहर की है। तो मैनचेस्टर में सब काम होता था। इंडिया के अंदर उनको बोला फार्मर्स को कि साला तुम नहीं बनाएगा कपड़ा, तो हमें बेचेगा कॉटन, ठीक है। इंडियंस बेचारे क्या करते, सबको बोला जो भी कॉटन उगाएगा, जो भी कुछ बनाएगा, आप रजिस्ट्रेशन कराओ, 50 तरह की उनपे टैक्स लगाने शुरू कर। और धीरे 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 इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको खत्म कर दिया। वहां से कपड़ा बन के आता था, इंडिया के लोग, इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था, कपड़ा वहां बनता था, इंडिया में आके बिकता था, इंडिया का रॉ मटेरियल भी खींचा और इंडिया से प्रॉफिट भी ले लिया। पहली बात। दूसरा, कौन सी इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री जिसपे इनकी नजर गई वो थी हमारी आयरन इंडस्ट्री। अब इंडिया में पहले जमाने से ही आयरन का काम होता था, लोगों, राजा लोग थे, महाराजा लोग थे, राणा प्रताप, खाना प्रताप की तलवारें बनती थी, सब वो बाहर से थोड़ी आती थी, इंडिया में था वो व्यापार। तो दूसरा हो गया आयरन। ये छत्तीसगढ़ के लोग थे, ये एक्सपर्ट होते थे, ये लोग ये जमीन से निकालते थे और उसको पिघलाते थे लकड़ी पे, जला जला के, उसके बाद जब गर्म हो जाता था उसको पिघले को साइड करके साफ कर लेते थे, उससे अलग अलग शेप की चीज बनाते थे। तो ये आयरन इंडस्ट्री थी और हर जगह चलता था काम। बल्कि 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में जो साउथ इंडिया के अंदर जो मैसूर का इलाका है, वहां के लोगों को एक टेक्निक आती थी, उसको बोलते थे वुड्स। आई थिंक यही स्पेलिंग है शायद, वुड्स। वुड्स में क्या करते थे लोग, आयरन के अंदर चारकोल मिलाते थे, चारकोल मिला दिया। चारकोल सबको पता है ना, वो काला काला जो रोड, जिससे रोड बनती है, चारकोल। और उसमें अलग अलग टेम्परेचर सेटिंग करते थे लोग, और टेम्परेचर की सेटिंग से जो लोहा बन के आता था भाई साहब, बहुत स्ट्रांग होता था। वो किस लिए यूज होता था, जैसे तलवार वगैरह बनानी, बैटल के लिए शील्ड बनानी, ये सब चीजों में स्टील का इस्तेमाल होता है। अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे इंडियंस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी
कि आप जंगल में नहीं जा सकते, जंगल से लकड़ी नहीं ला सकते, और जंगल में जो और मिल रहा है उसको नहीं ला सकते। तो जो फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट के अंदर इंडियंस को नो वुड, लकड़ी नहीं मिल रही। अरे भाई, जब लकड़ी नहीं मिलेगी तो आप अपने आयरन को पिघलाओगे कैसे? आपके और नहीं, कैसे पिघलाओगे? तो धीरे धीरे इंडिया के आयरन इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। और अपने यहाँ इनके यहाँ तो तब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं था, और यहाँ से ले जाते थे, वहां पे लोहा बनाते थे अच्छे से। ये काफी टाइम तक चलता रहा। पहली बार जाके सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सबको पता है 1914 से लेके 18 तक चला था। 1907 के करीब 1912 में पहली इंडिया में मिल लगी, तब हमने लगाई। लेकिन क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर वन में यूएस का पूरा पूरा जर्मनी से लड़ाई चल रही थी, जर्मनी जापान के साथ। तो इनको सप्लाई चाहिए थी। अब इनकी सप्लाई खुद की खत्म होने लगी, इनके खुद के कपड़े वहां पे सोल्जर्स के लिए जाने लगे। तब इंडियन इंडस्ट्री को पहली बार थोड़ा सा सपोर्ट मिला। इंडिया की जो आयरन था, उन्होंने बोला भाई आयरन बनाओ, हमें भेजो। तो जमशेदजी टाटा के जो बेटे थे, सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई जमशेदपुर में, और वहां पे टाटा स्टील इंडस्ट्री जो है इसको वो लगाई। और उसके बाद फिर वो काफी पल गया, इंडियन इंडस्ट्री फिर काफी पल गया, काफी ग्रोथ की उसने। ऐसी टेक्सटाइल में भी इंडियन लोगों ने पैसा लगाया। एक्चुअली हुआ क्या था, इंडिया के भी जो व्यापारी थे ना, ये बड़े बड़े शुरू शुरू के जो पारसीज थे और टाटा थे, सबके पास पैसा काफी आ गया था ट्रेडिंग से। और ट्रेडिंग क्या करते थे, चाइना के साथ ट्रेडिंग होती थी, इंडोनेशिया में ट्रेडिंग हो रही, इनके पास पैसा आ गया। उसमें ओपियम बहुत बड़ा था। ओपियम होता है, ड्रग होती है ओपियम एक। उन दिनों वो सब व्यापार चाइना के साथ चलता था, तो इन्होंने काफी पैसे कमाए। जब इनके पास पैसे आ गए, लोग यार हम लोग अपनी फैक्ट्री डालते हैं। तो इंडिया के बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने तब अपनी फैक्ट्री डाली, और इस तरह से इस चैप्टर के अंदर सारी कहानी आपकी ये है कि किस तरह से हमारे देश की इंडस्ट्री को उन्होंने पहले डिस्ट्रॉय किया और हमें डिपेंडेंट बनाया अपने ऊपर, हमसे एक्सप्लॉइट किया हमें, फिर आयरन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया, फिर थोड़ा सा पंप मिला आयरन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बाद में। और दो तीन वर्ड इसके अंदर आएंगे, जैसे कि हम लोग की जो इंडिया के अंदर जो कॉटन आती है, कॉटन को चकली और कतली, चकली और तकली करके दो चीज होती है। तकली तो बिल्कुल ही एक वो सुई टाइप की होती है, इसमें बीच में यहाँ पे एक वो रहता है, एक ड्रम टाइप का वो, तो इसको ऐसे घुमाते रहते हैं ऐसे, उसके नीचे ना कॉटन का एक स्टैंड डाल देंगे, उसको ऐसे घुमाते हैं ना, तो कॉटन का ऐसे खींचते हैं ना, जैसे गांधी जी करते हैं, चरखे में करते थे, ऐसे खींचते थे, तो वो कॉटन का जो फाइबर है वो यान बन जाता है, धागा बन जाता है। तो धागे को फिर वीव करके कपड़े बनते हैं। तो धागे को निकालने के लिए ब्रिटेन में काफी सारी चीजें इन्वेंट हुई, जिसमें कि स्पिनिंग जेनी एक बहुत फेमस चीज है। स्पिनिंग जेनी में क्या था, एक टाइम पे एक चक वो नहीं चलता था, चरखा, बहुत सारे लगे रहते थे उसमें, और बहुत सारे कॉटन खींचते थे ऑटोमेटिक। जब एक लेबर स्पिनिंग जेनी को घुमाता था, तो बहुत सारी तकलियों में घूमना शुरू कर दी। फिर एक बंदे का नाम बार बार आएगा, आर्कराइट। आर्कराइट ने 1737 या कुछ में इंडिया में सबसे पहली, इंग्लैंड सबसे पहली मिल लगाई थी टेक्सटाइल की। वो बंदे ने एक चीज इन्वेंट की थी, इसका नाम था वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम भी एक तकली चलाने वाला है, लेकिन वो पानी से चलता था। वहां बहुत दूर एक वो लगा रहता था व्हील, उस पर पानी गिरता था, पानी गिरने से वो घूमता था, और वो यहाँ अटैच रहता था बाकी स्पिनिंग जर्नी से। तो जैसे वो घूमते थे, अभी ह्यूमन को घुमाने की जरूरत नहीं थी, अभी तो वाटर घुमा रहा है। स्पिनिंग जर्नी हो गई, वाटर फ्रेम हो गया, ये सब चीजें नए नए इन्वेंशन तब आए थे। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल किया गया, ये सब चीजें हम देखेंगे। लेट्स सी द नोट। हेलो, हाँ जी। which which class is in class 10th? जी देखिए, मेरी क्लास चल रही है अभी, आई विल कॉल यू आफ्टर 9 o'clock। ठीक, ओके। Very good. I'll just share the notes with you and then we'll go ahead. बहुत इंटरेस्टिंग, अभी अभी आई एम वेरी श्योर यू गाइस विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अब तक कोई डाउट हो किसी के दिमाग में, कुछ भी कहीं भी कंफ्यूजन आया हो तो पूछो मेरे से। अर्नव, सिंस इट इज ऑन योर रिक्वेस्ट, सो आई विल आस्क यू फर्स्ट, एनी डाउट सो फार? No, sir. आगे मैं समझाता हूँ। अर्नव, No, sir, no doubt. ओके, सो फार नो डाउट, लेट्स गो अहेड। हाँ। ओके। अरिहंत। Let's hope. ना,
या आई गॉट इट, राइट, ओके। मैं क्या करता हूँ, आज नीचे शुरू करता हूँ, क्योंकि कभी ऊपर से कभी नीचे से। वंश आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। वंश आप पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े, मेरे को अभी कुछ ज्यादा वो नहीं हो। सर मैं 5 मिनट में रीड करूं? हैं, क्या हो गया? सर 5 मिनट बाद रीड करूं? 5 मिनट बाद, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। राइट, तस्मिया, लेट मी कम टू यू। चैप्टर 7 और 6 है एनसीईआरटी में। एक्चुअली हुआ क्या, कुछ चैप्टर निकल गए हैं, डिलीट हो गए, कुछ चैप्टर हो गए ऐड हुए। लास्ट ईयर के एनसीईआरटी इस ईयर के एनसीईआरटी में सीक्वेंसिंग का थोड़ा सा इशू है, अदर चैप्टर से। अभी इस साल ये चैप्टर 6 बन गया। तस्मिया, वीवर्स की बात करेंगे क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है। आयरन स्मेल्टर की बात करेंगे, जो लोग आयरन का काम करते हैं उनकी बात करेंगे। और फैक्ट्री ओनर्स की, जैसे मैंने जमशेदजी वगैरह की बात करी, वो बात करेंगे। या गो अहेड तस्मिया प्लीज। The textile industry and iron and steel industry were crucial for the Industrial Revolution. In the modern world, mechanized production of cotton textiles made Britain the foremost industrial nation in the 19th century, while the growth of its iron and steel industry from 1850s made it known as the workshop of the world. The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. English East India Company's interest in trade led to the occupation of territory, and the pattern of trade changed over the decades. In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through the sale. British industrialists saw India as a vast market for the industrial products, and so manufactured goods from Britain began flooding India, adversely affecting Indian crafts and industries. ओके, तस्मिया, एक तो अपन प्रोनाउंसिएशन पे काम करेंगे, थोड़ा सा इंग्लैंड वाले पे, ठीक है? तो इंग्लैंड बोलना है कैसे? कैसे से द वर्ड इंग्लैंड, तस्मिया? Yes, sir. से इंग्लैंड। ट्राई नॉट टू प्रोनाउंस द लास्ट डी, ट्राई नॉट टू प्रोनाउंस द लास्ट डी। से इंग्लैंड बोल, नहीं तो यही प्रोनाउंसिएशन रहेगा तेरा, इंग्लैंड। तो England. गलत है, इंग्लैंड नहीं बोलना है, इंग्लैंड। सो जस्ट ट्राई कि मेरे को डी नहीं बोलना लास्ट का, ये सोच के बैठ मन में, वो से इंग्लैंड। ट्राई कर, अभी ठीक नहीं होगा तो बाद में नहीं ठीक होगा। England. हाँ, इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, इंग्लैंड, राइट, ओके। सो दोस्तों चलो आगे चलते। तस्मिया के बाद लेट्स सी आर रीड। सी प्लीज रीड क्विकली। इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। क्या क्या बल्ले बल्ले। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों, दोस्तों मेरी बात सुनो। बहुत लोगों को लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना वो वेस्ट में शुरू हुआ। हाँ, कुछ हद तक सही है, मशीनाइजेशन वेस्ट में शुरू हुआ, लेकिन इंडस्ट्री एज सच, एज ए कॉटेज इंडस्ट्री, इंडिया बहुत आगे। इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्री है वो भी, चाहे वो आर्टिजन्स हो, चाहे वो ब्रास का काम कर रहे हो, चाहे आयरन का काम, चाहे टेक्सटाइल का काम, चाहे कारपेट का काम कर रहे हो, कोई भी काम करें। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री हैज बिकम ह्यूज, बिग बिग बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेस था। हर जगह एक्सपोर्ट होता था हमारा सामान, हर तरह का सामान। So yes, we can say the machinization started in the Western countries in Europe, especially in England, but इंडस्ट्री पहले भी थी और हमारे कंट्री में खूब दबा के थी। और क्योंकि हम बाद में कीप अप नहीं कर पाए, अंग्रेजों ने हम एक्सप्लॉइट किया, हम वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग पिछड़ गए। सिया, गो अहेड। यस, इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। और ध्यान रखना, मैंने बताया राजा रानी जो है इंडिया के कपड़े पहनते। ये वर्ड भी बता दो, इराक में एक जगह है, उसका मेरे को नाम याद है, उसका नाम याद है, एम से याद है, मौसम। वहां पे पहली बार यूरोपियंस को ये कपड़ा दिखाई पड़ा था, इंडिया से जाता था इराक में। उसका नाम जगह का नहीं याद रहा मुझे, मोसे से कुछ था, मोसा। तो उसकी वजह से इसका नाम मसलन पड़ा है कपड़े का, क्योंकि वहां पहली बार अंग्रेजों ने, यूरोपियंस ने ये कपड़ा देखा था इराक में।
मोसल 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 मोसल, बार बार ये नाम आता है जब आईसिस आईसिस के साथ लड़ाई होती है। मोसल जगह का नाम था, मोसल, जहां पहली बार उन्होंने ये कपड़ा देखा था, मोसल। वहां उसकी वजह से इस कपड़े का नाम पड़ा। अभी पढ़। मोसली। सिया, Yes, sir. प्लीज रीड। Yes, sir. Indian textiles and the world market. Around 1750, before the British conquered Bengal, India was the world's largest producer of cotton textiles. Indian textiles were extensively traded in Southeast Asia as well as in West and Central Asia. From the 16th century, European trading companies began to buy Indian textile for sale in Europe. This flourishing trade and executive craftsmanship of एक्सक्विजिट। Indian weavers सिया is सिया सिया गलत, सिया गलत, दोबारा वर्ड बोल लिए। एक्सक्विजिट। this flourishing trade and exquisite craftsmanship of Indian एक्सक्विजिट का मतलब weavers. बेहतरीन। हाँ, Yes, sir. Indian weavers is highlighted by words still used popularly in English and other languages. ओके, एक बार होल्ड Words करना दोस्तों, एक बार ना ये समझ लो कि वेस्ट एशिया कौन सा वाला है, ईस्ट एशिया कौन, ये बार बार नहीं तो तुम्हें परेशान करता रहेगा। सेंट्रल एशिया क्या है? होता क्या है कि जब हम एशिया की बात करते हैं तो हम लोग जो साउथ एशिया में हैं, हमारे ऊपर नॉर्थ एशिया भी है जो कि बेसिकली चाइना है, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया में ये आ जाते हैं तुम्हारे सिंगापुर और इंडोनेशिया वगैरह। अच्छा, तो और सेंट्रल एशिया कौन सा कंट्री है? वो सारे के सारे उज्बेकिस्तान, कजबेकिस्तान, फजबेकिस्तान, ये सब सेंट्रल एशिया है। इनफैक्ट सम पार्ट ऑफ चाइना इज आल्सो सेंट्रल एशिया। एंड देन व्हाट इज वेस्ट एशिया? वेस्ट एशिया के अंदर फिर इराक इज वेस्ट एशिया, फिर अपना पैलेस्टाइन इज वेस्ट एशिया, ये सब एरिया। एक बार नजर मार लेते इस पे, क्योंकि ये बार बार वर्ड आएंगे तो तुम्हें जब व्हेनेवर द वर्ड कम्स, इमेज शुड कम इन योर माइंड कि व्हाटएवर व्हेनेवर इज सेइंग सेंट्रल एशिया, मैं कहां देखूं? See, I'm sharing the map with you. So see, look here. This is basically what is we are in the South Asia. All this Malaysia, Southeast Asia. हम भी Southeast Asia का पार्ट माने जाते हैं। साउथ ईस्ट में है या साउथ में? ओके, ये देखो अफगानिस्तान वगैरह का एरिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजबेकिस्तान, ये सब जो है सेंट्रल एशिया। And as Iran also, as we move towards the Iraq and Syria, this becomes West Asia, Lebanon and all those countries. So whenever the word comes, you should have an image in your mind. Yeah. Okay. Sia, sir, सबको चांस दूंगा, थोड़ा सबको पढ़ने के लिए बोलूंगा। Whenever you're ready, let me know. Shrika, please go ahead. Word tells us story. अब पता चलेगा कैसे वर्ड, मेरे को ध्यान नहीं रहेगा इधर में लिखा वर्ड, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ याद करने की। Sir, I am ready. ओके, श्रीका एक मिनट रुक जा, वंश को पढ़ने दे, उसके बाद I'll give you a chance. Yeah, वंश, go ahead. Sir, word tell वाला है. Word tells. Fourth point. Yeah, point number 4. Words tell us stories. History of Indian textiles through words as follows. Muslin. The word muslin means any finely woven textile used for making clothes. The name of the cloth is derived from Mosul, a town in Iraq where European traders first saw fine cotton cloth from India, which was bought from India by Arab traders. Calico. The word calico is a generic name for all cotton textile used for making clothes. This name is derived from Calicut, a port town in Kerala, where the Portuguese first landed in India. They took back Indian cotton textile to Europe, where they came to be called calico. ओके, दोस्तों इधर देखो, ये जो कोची देख रहे हो ना तुम, कोची, किसी का नाम कैलिकट है, कोची ही इज कैलिकट। तो ये वो जगह है जहाँ पे कैलिको, जिसकी वजह से कैलिको कपड़ा बनता है, कोची, इसको कैलिकट कहते हैं, ठीक, कैलिको कहते हैं। Yeah, go ahead, please. Chins. The word chins, meaning a printed cotton cloth, is a term derived from the Hindi word chins, a cloth with small and colored flowery design. From the 1680s, thus started a craze for printed Indian cotton textile in England and Europe, mainly for their beautiful floral design, fine texture, and to latex cheapness.
श्रीका पढ़ना आगे। Oh. Bandana. The word bandana, which refers to any brightly colored and printed scarf tied around the neck or head, is derived from the Hindi word for tying, bandhana. This variety of brightly colored cloth is produced through a method of tying and dyeing. The popularity of Indian textiles is exemplified by a typical order for 5,89,000 pieces of 98 varieties of cotton and silk clothes called piece goods sent by the East India Company to its representatives in Calcutta in 1730 for executing within 2 years. ओके दोस्तों, अब मेरी बात ध्यान सुनो। ये इमेज उसमें है, एनसीईआरटी में है, ठीक है। मेरे पास देखता हूँ, टाइम बचाने के लिए देखता हूँ, अगर मेरे कहीं और मिल गई तो मैं दिखाऊंगा। पॉपुलैरिटी इसी से पता चल जाती है कि वहां से ऑर्डर आया हुआ है अराउंड कितना है, दिस इज व्हाट 6 लाख पीसेस चाहिए अपने को 2 साल के अंदर। तो वो क्या करते थे, एडवांस देते थे फार्मर्स को, जो क्राफ्टमैन थे, कि भाई ये लो एडवांस, मेरे को अगले 6 महीने के अंदर इतने पीस चाहिए। इतना पॉपुलर था इंडियन ये आइटम। एक तुम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, इंग्लिश में एक वर्ड होता है बैंडाना। बैंडाना, बैंडाना, वो ये यहीं से आता है। हिंदी में, यहाँ इंडिया में तो इसको बांधनी बोलते हैं, बांधनी। बैंडाना क्या होता है, लोग सर पे बांधते हैं जो कपड़ा, उसको बैंडाना बोलते हैं, ठीक है। बहुत पॉपुलर है यूएस वगैरह में, रॉक स्टार वगैरह बांधते हैं। ओके, नाउ शिखा के बाद ऋत्विक चंदेल, आप पढ़े आगे। इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स। या तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है ऋत्विक, दोबारा ट्राई करो। ओके दोस्तों, तब तक ऋत्विक अपने को रेडी करता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। 1720 आते आते इंग्लैंड के जो ट्रेडर्स थे, इंग्लैंड के बिजनेसमैन थे, उनको लगा कि यार इंडिया से जो कपड़ा आ रहा है उसकी वजह से तो हमारी तो बिक्री होगी नहीं। तो उन्होंने जाके अपने पार्लियामेंट के जो एमपी थे उनको पैसा वैसा खिलाया और बोला यार एक एक्ट पास करा दो। एक्ट का नाम रखा गया कैलिको एक्ट। और कैलिको जब तक की हालांकि तब तक ब्रिटिश का इंडिया में होल्ड नहीं हुआ था तब तक, क्योंकि अब अभी तो मरा था अपना ये औरंगजेब, 1707 में मरा था, होल्ड नहीं था। तो हमारे कंट्री को तो कुछ नहीं कर सकते थे। अपने कंट्री के पार्लियामेंट को उन्होंने बोला कि भाई एक एक्ट लगा दो, कैलिको एक्ट। इस एक्ट के अंदर इंडिया से कोई भी टेक्सटाइल हमारे कंट्री में नहीं आना चाहिए। भाई ऋत्विक चंदेल, रेडी? Sir, can you hear me now? Yeah, I can hear you now. I'm sharing. Just please read. Okay, कैलिको एक्ट मैंने अभी समझा दिया है, चलो आगे पढ़ते हैं। कैलिको एक्ट, ये ऊपर से इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट। Indian textiles in European markets. The popularity of Indian textiles during the 18th century worried the wool and silk makers in England. They began protesting against the import of Indian cotton textiles. कैलिको एक्ट। Calico Act. In 1720, the British government banned the use of printed cotton textiles in England. The law was called Calico Act. At this time, textile industries had just begun to develop in England. Unable to compete with Indian textiles, English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textiles. The first to grow under government protection was the calico printing industry. The Indian designs were now initiated and printed in England on the white muslin or plain इंडियन क्लॉथ। Indian cloth. ओके, तो मैं एक और चीज बताता हूँ।
एक ना ये अभी भी आर्ट अवेलेबल है, जयपुर वगैरह में चलती है, बीकानेर में चलती है। इसको छप्पा बोलते हैं, छप्पा ठप्पा टाइप का होता है, वो वुडन का एक ब्लॉक होता है, उस पे अलग अलग प्रिंट बने रहते हैं, फूल का, भगवान कृष्ण का, गाय भैंस, सब जो भी बनाना होता है। तो एक ऐसी बेडशीट ले लेंगे, चाहे जो भी व्हाइट कपड़ा उनको प्रिंट करना है, उसमें छापे मारते रहते हैं। छापा छापा समझते ना, छप्पा है, ठप्पा ठप्पा, इनको छापागीर बोलते हैं, ये लोग काम करते हैं। ये काम अभी इंग्लैंड वालों ने शुरू करना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रिंट बनाने शुरू कर दिया अपने यहाँ पे। ओके, ऋत्विक के बाद ऋत्विक तावरी, गो अहेड प्लीज। न्यू इन्वेंशंस कौन कौन से? मैन वाला स्पिनिंग जेनी आया, वाटर फ्रेम आया, बहुत सारी मशीनें आ गई जो कि अभी मशीन की तरह काम करती। इससे पहले काम कैसे काम कर रहा? सुनो, मशीन आने से पहले या फैक्ट्री बनने से पहले कैसे काम कराते थे? जो बिजनेसमैन थे वो गांव के लोगों को, इंग्लैंड के क्राफ्टमैन को ऑर्डर देते थे, वो बंदा अपने घर में बैठ के काम करता था। बाद में ये जो मिस्टर आएंगे, क्या नाम है, रिचर्ड आर्कराइट, इन्होंने फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट शुरू किया कि फैक्ट्री है, यहाँ पे पार्ट टाइम काम नहीं करना, तुम आओगे पूरे दिन काम करोगे, पैसे मिलेंगे। न्यू इन्वेंशंस, या गो अहेड। I actually cannot read because I am having a very bad throat. ठीक है, कोई इश्यू बस, जस्ट गो, नो प्रभुगुण, गो अहेड। न्यू इन्वेंशंस। New inventions. Competition with Indian textiles led to search for technological innovation with the invention of the spinning jenny, a cotton spinning machine with several spindles, by John Kay in 1764, and the steam engine, which revolutionized cotton textile weaving, by Richard Arkwright in 1786. However, Indian textiles continued to dominate world trade till the end of 18th century, with the Dutch, the French and the English trading companies making large profits. ओके, तो होता क्या था, जो कारीगर हमारे बनाते थे ना, उसमें क्वालिटी बहुत हाई थी, मशीन से जो बनता था उसमें से क्वालिटी का नहीं होता था, इसलिए इंडिया काफी डोमिनेट करता रहा, काफी देर तक डोमिनेट करता रहा। ओके, लेट्स सी मेजर वीविंग सेंटर्स इन इंडिया। प्रभु कंटिन्यू प्लीज, पॉइंट नंबर 11। Major weaving centers in India. During the early 19th century, textile production was concentrated in 4 regions in India. Bengal was one of the most important centers, with Dhaka being famous for its मलमल। मलमल बिल्कुल, जो कॉटन बिल्कुल सॉफ्ट, इसलिए इसका नाम मलमल है। एंड जामदानी वीविंग। तो पहला क्या होगा? पहला होगा बंगाल। बंगाल में ढाका है, वो अंग्रेजों से प्रोनाउंस नहीं होता, ढा नहीं बोलते थे, वो डेका बोलते हैं, डेका। तो वो तो इंडिया का हिस्सा था तब, बांग्लादेश तो बना नहीं रहा तब तक, वहां बड़ा अच्छा मलमल बनता था, जामदानी बनती थी। दूसरा क्या क्लस्टर भाई बताएं? Another cluster of cotton weaving centers was along the Coromandel coast. कोरोमंडल कोस्ट, ये इंडिया की 4 कोस्ट सबको पता है ना भाई। देखो ये कोस्ट, ये वाली कोस्ट को हम बोलते हैं वो गोवन कोस्ट, कोंकण कोस्ट। ये कोंकण है, ये मालाबार है, ये कोरोमंडल है, और ये है नॉर्थ सरकार। तो कोरोमंडल ये यानी मद्रास के आसपास के एरिया में ये पूरा हो रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट। In South India, stretching from Madras to northern Andhra Pradesh, while India's western coast contained many important weaving centers in Gujarat. देखो दोस्तों, मैं एक और बात बताता हूँ। तो हमने मोटे क्या सेंटर देखे? एक तो बंगाल देख लिया, एक कोरोमंडल कोस्ट देख, यहाँ पे भरूच करके एक जगह, भरूच, हिंदी गुजराती हिंदी में लिखते हैं, और वैसे इंग्लिश में बहरूच, और साथ में सूरत। ये सिटी ऐसे हैं जहां पे टेक्सटाइल का अनदर सेंटर हुआ। तो 3 सेंटर मेनली वी विल रिमेंबर। इंडियन, ओके, प्रभु नापुर को एक मिनट। या कंटिन्यू प्लीज। Indian weavers. Weavers usually belong to communities specializing in weaving, with weaving skills being passed on through generations. Some weaving communities were the Tanti weavers. ध्यान रखना, ये रखना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन आएगा। बंगाल के वीवर्स को तांती बोलते थे, नॉर्थ इंडिया में बोलते जुलाहा, और मुस्लिम The Julhas and Momin weavers, North India, Sale, Kaikolar and Devang बोलते थे साउथ इंडिया में। Kaikolar and Devang, South India. Okay. The art of weaving.
The art of weaving. Spinning was mostly done by women, with the thread being spun on the chakra and rolled on the चरखा चरखा takli, चरखा गांधी जी का चरखा and roll both being takli. household spinning instruments. Weaving was usually done by men on hand-operated Operated looms. looms. For colored cloth, dyeing was done by the dyer called rangrez, and for printed cloth, printing was done by a specialist block printer known as chippigar, चिप्पीगार में बता both चिप्पी मारते from चिप्पी चिप्पी ऐसे करके particular communities. Livelihoods of millions of Indians depended on handloom, weaving, and its associated ऑक्यूपेशंस occupations. उसे देख ले कोई डाई कर रहा है डाई करने वाले को रंगदार बोलते थे रंगराज रंगरेज बोलते थे तो रंग डालता था ठीक है कोई कपड़ा बन रहा है ऐसे ऐसे बोलते वीवर तो एक मिनट ये थोड़ा सा दिखाता हूँ लूम एक बार देख लो पहले ऐसे ये होती थी यार लूम ऐसे कपड़ा बुना जाता है लूम के ऊपर धागे लगा दिए जाते हैं अलग अलग कलर के धागे इसमें मिक्स होते रहते हैं पहले ही हाथ से होता था ऐसे ऐसे करके ऐसे हाथ से चलाते थे बाद में फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और फिर तो स्टीम इंजन वगैरह से शुरू जैसे दिस लेडी इज मेकिंग Yeah, this is all weaving being done. Okay, I want to ask Arnav first. Arnav, tell me, is there something that you want me to tell you in particular on this chapter? Because No, sir. कुछ नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं, because since I have your this also, just I'm showing this. Just tell me if there's something. Okay, I'm just showing the footprint वाला notes. इसमें ऐसा कुछ है क्योंकि तुम बाकी तो आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो आल्सो सी अर्नव कैन यू सी नाउ चेंजिंग पैटर्न ऑफ द अंडर द ब्रिटिश जमशेदजी टाटा ये बंदा है इस बंदे ने पहली मिल लगाई थी एम्प्रेस मिल नागपुर में कपड़े बनाने के लिए ओके उसके बाद हमने ये देखा टाइमलाइन देख ली इस बंदे का नाम बताया मैंने रिचर्ड आर्कराइट काफी इन्वेंशन की इसने वाटर फ्रेम का इन्वेंशन किया और इसने पहली मिल लगा दी कहाँ पे इंग्लैंड में उसके बाद ये चिंट डिजाइन ये रहा ब्रोकेड डिजाइन ये रहा ये जो है मलमल मसलिन का गाउन पहन के खड़ी हुई है मैरी एंटोनेट फ्रेंच क्वीन वाइफ ऑफ लुई 16 कैलिको चिंट्स ये हो गया कॉलोनाइजिंग कैम्फोर ये जो फर्स्ट इसने बनाई है आर्कराइट ने जो पहली फैक्ट्री बनाई है 71 में उसके बाद ये हो गया फैक्ट्री हो गया ढाका के अंदर तो धीरे धीरे लोगों को काम मिलना बहुत कम हो गया और मैनचेस्टर में लोगों को काम मिलना बढ़ना शुरू हुआ स्टील की बात कराई मैंने जब ब्रिटेन की लड़ाई हो रही थी अमेरिकन कॉलोनी से बिकॉज ऑफ सिविल वॉर बिकॉज ऑफ वॉर गोइंग ऑन देयर वहां से कॉटन आना मुश्किल हो गया तो इंडिया के कॉटन की डिमांड बढ़ गई ये हो गया फर्स्ट आयरन स्टील फैक्ट्री हो गया तो इस वाले में वो उसका नहीं दिया हुआ है जो वुड्स आयरन का वो मैंने दूसरे नोट से बता दिया गाइस मैं नोट्स भेज रहा हूँ इस चैप्टर के नहीं तो मैं बाद में भूल जाऊंगा Excuse me, sir. हाँ बोल Sir, could you please send some practice questions based on this chapter? मैं भेज रहा हूँ चैप्टर 11 है ना ये चैप्टर क्या बताया तूने 7 ना Sir, 6. 6 okay this यार ये मैंने क्या कर दिया साइंस के भेज दे जल्दी मैं डिलीट करता हूँ 1 मिनट होल्ड करो अच्छा मेरे को एक मैसेज डाल दे क्लास के बाद भेज दूंगा अभी लेट हो रहा हूँ ठीक है ये मैं डिलीट कर दूंगा गाइस चलो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो आल्सो एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर अब मुझे पक्का यकीन है तुम लोग खूब अच्छे समझ में आएगा एंड यू विल स्टार्ट लविंग हिस्ट्री व्हेन आई टीच हिस्ट्री टू यू ओके चलो बाय बाय गाइस टेक केयर गुड नाइट एवरीवन Bye. बाय Good night. गुड नाइट